श्री गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की ये इतिहास की क्लास नंबर 3 है। और इस क्लास नंबर 3 में भी आप लोग इतिहास के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप इस चैनल को, अगर अभी इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर देना, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना, जिससे चीज़ें उनको भी क्लियर हों और उनको भी आनंद आए। तो चलते हैं, समय को जाया ना करते हुए शुरुआत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सिक्के। जो हमारे पास इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही है वो कहाँ कहाँ से मिल रही हैं, किन किन स्रोतों से मिल रही हैं, उन पे बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो जो सिक्का है ना, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ये बात बहुत ध्यान रखना, ये शब्द बहुत ध्यान रखना कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, या इंग्लिश में वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आता है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसमें भी ये आ सकता है कि भैया जो सिक्कों का अध्ययन होता है, ठीक है, कि जो सिक्कों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ठीक है, प्राचीन काल में सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनाए जाते थे। प्राचीन काल में जो सिक्के हुआ करते थे वो तांबा के होते थे, चांदी के होते थे, सोना के होते थे और सीसा धातु के बनाए जाते थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं। कौन सिक्के हैं? भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं, जो ईस्वी पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। सातवाहनों ने शीशे के तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। ठीक है, सातवाहनों ने शीशे के तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है। फिर हमारे पास कुछ स्मरणीय अभिलेख आते हैं, उनको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हमारे पास आते हैं स्मरणीय अभिलेख। कहता है अभिलेख और शासक, जो अभिलेख जिस शासक से संबंधित है उसके भी नाम आगे दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले है हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन है? हाथी गुम्फा अभिलेख। ये जो अभिलेख है ये कलिंग राजा खारवेल ने अभिलेख तैयार कराया था। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है, फिर उसके बाद ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। और फिर उसके बाद देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। ठीक है, तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे, इन अभिलेखों का ध्यान रखेंगे। दोबारा से देख लेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखते हुए आपको चलना है। अब आते हैं और आगे। फिर हम बात करते हैं मूर्तियां, स्मारक एवं भवन तथा चित्रकला। भरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। कहाँ कहाँ? भरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। ऐसा सजीव झांकी मतलब ऐसा है कि मूर्तियां ऐसी बनी हुई हैं जैसे ऐसा लग रहा है कि ये सजीव हैं, इनके अंदर जीवात्मा है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है। महलों एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अजंता, एलोरा आदि के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। इतिहास का विभाजन आते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा।
प्रागैतिहासिक कालिक, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक मतलब प्राचीन कालीन इतिहास, जिनको मतलब पढ़ा जाना मुश्किल था, जिसके बारे में जानकारी मुश्किल थी, वो प्रागैतिहासिक काल है। आद्य ऐतिहासिक काल जो अभी का ऐतिहासिक काल है, फिर आ गया मतलब जो आद्य ऐतिहासिक काल जो थोड़ा सा कम पुराना है वो ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल जो अभी हाल ही का है वो ऐतिहासिक काल हो गया। तो प्रागैतिहासिक काल, इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है। इस काल का इतिहास पूर्णतया पुरातात्विक साक्ष्यों से ही पता चलता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य हमको उपलब्ध नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं और आगे। प्रागैतिहासिक काल, मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया। इसको 3 भागों में बांट दिया गया। किसको? प्रागैतिहासिक काल को। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। क्या प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, भीमबेटका के गुफा चित्र पूरा पाषाण कालीन हैं। अब ये भी ध्यान रखना, ये चीजें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ये आते हैं कि भीमबेटका की गुफा किस काल की है, तो आपको ध्यान रखना है पूरा पाषाण कालीन है। पहिए का प्रयोग कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया था। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन मैदहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये भैया बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे आते हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्तावास के साक्ष्य भी बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में लेखन कला का विकास तो हो चुका था, किंतु इस काल की लिपि को पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिल सकी है। हड़प्पा सभ्यता को इस काल में रखा जाता है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृति इसी काल से संबंधित है। अब आते हैं ऐतिहासिक काल। इस काल की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक तथा विदेशी लेखकों के वर्णन मुख्य स्रोत हैं। अब आते हैं ताम्र पाषाण काल, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को हम क्या कहते हैं? ताम्र पाषाणिक काल अथवा कैल्कोलिथिक काल कहा जाता है। ठीक है, ताम्र पाषाण काल को और किस नाम से जानते हैं? कैल्कोलिथिक काल के नाम से जाना जाता है, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्र पाषाणिक काल अथवा कैल्कोलिथिक काल कहा जाता है। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग औजारों को बनाने में किया गया। भारत में ताम्र पाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आहाड़ एवं गिलुंद, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कायथा और एरण, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत है। मालवा मृदभांड ताम्र पाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माने गए। जोरबे स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। कायथा के मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, और चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे और आगे हम बात करेंगे, एक मिनट। सभी ताम्र पाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। नोट: मानव द्वारा क्रमशः तांबा,
कांसा और लोहा धातुओं का प्रयोग किया गया। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, जिसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का प्रौढ़ काल 2600 से 1700 ईसा पूर्व तक माना गया। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। नोट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। पश्चिमी पुरा स्थल दास नदी के किनारे स्थित सुतकागेनडोर, बलूचिस्तान। उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा, जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर मोहनजोदड़ो थे, हड़प्पा था, राखीगढ़ी थी, धौलावीरा था, कालीबंगा था। कौन कौन था? मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, राखीगढ़ी थी, धौलावीरा था, कालीबंगा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थलों का उत्खनन गुजरात में किया गया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थलों का उत्खनन कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। सिंधु वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी थी। क्यों? ऐसा क्यों पता चला? क्योंकि खुदाई में, हड़प्पा की खुदाई में ये चीजें प्राप्त हुई हैं। लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा के बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकीर्ति मिली है। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारे सैंधव सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से हमको विशाल स्नानागार मिला है। राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पास स्थित है। सिंधु घाटी के लोग पशुपत शिव की भी पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। ये योगी ना समझना, ठीक है। पशुपत शिव, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपत शिव। तो ये भैया हमारा पशुपत शिव जी की पूजा किया करते थे। कौन? सिंधु घाटी के लोग। इसका जो हमको प्रमाण मिला है, ये मोहनजोदड़ो से हमको प्रमाण मिला है जिस पर योगी की आकृति बनी है। चलते हैं आगे। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैड़ा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। नोट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब, पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण करवाया। ठीक है, किसने कराया? 1921 में दयाराम साहनी ने कराया। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। कब? वर्ष 1921 में किसने कराया? वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने और वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। मोहनजोदड़ो मुअनजोदारो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो, इसको अगर हम संधि विच्छेद थोड़ा सा करें तो मुअनजोदारो, इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। ठीक है। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया।
सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। ठीक है, चलते हैं आगे और आगे चलेंगे भाई। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। ये जो आप सूती वस्त्र पहनते हैं ना, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। इसके बाद कुबड़ वाले बैल का भी अंकन है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसका आकार 10.5 गुणा 5 गुणा 2.5 सेंटीमीटर है। वक्राकार ईंटें चुन्होदड़ों से मिली हैं। कहाँ मिली हैं? वक्राकार जो ईंटें हैं वो चुन्होदड़ों से मिली हैं। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। ये पहले भी बता चुके। मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर एवं गहराई 2.43 मीटर है। लोथल एवं चुन्नोदड़ों से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। इन पॉइंटों को ध्यान रखना। ये जो रेड से आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनको हल्के में न लेना। लोथल एवं चुन्नोदड़ों से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। क्वेश्चन बना देगा। सबसे गंदा आदमी एग्जामिनर होता है, क्वेश्चन तुरंत बनाएगा। मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले? तो लोथल एवं चुन्नोदड़ों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता के वासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई है। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति अपनाई है। घरों की खिड़कियों और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते थे। घरों की खिड़कियों और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते थे। लोथल मात्र ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। रंगपुर एवं लोथल से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका आशय सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है, आगे आते हैं। सिंधु सभ्यतावासी मातृ देवी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। सिंधु सभ्यतावासी मातृ देवी को किस देवी के रूप में? उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। मातृ देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा एवं जल पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। स्त्री मृण मूर्तियां अधिक संख्या में मिलने के आधार पर स्त्री मृण मूर्ति अधिक संख्या में मिलने के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। मतलब स्त्रियों की मूर्तियां अधिक मिलने से हम ये कयास लगा सकते हैं, ये विचार कर सकते हैं कि जो सैंधव समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसके दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथाएं अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थीं। लोथल से 3 एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे आते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण एवं उनके मानने वाले विद्वान। कारण और विद्वान। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, उसका कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण उनके मानने वाले विद्वान। जलवायु परिवर्तन, ये विद्वान ऑरेल स्टाइन ने बोला कि जलवायु परिवर्तन
भूतात्विक परिवर्तन एम आर साहनी, प्राकृतिक आपदा कैनेडी, बाढ़ मैके एवं मार्शल, आर्यों का आक्रमण गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, प्रशासनिक शिथिलता जॉन मार्शल, हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। नाम और नदी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, सुतका को सादी कौरा नदी के किनारे, रंगपुर भादर नदी के किनारे, कुणाल सरस्वती नदी के किनारे, बनावली सरस्वती नदी के किनारे, भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे, आमरी सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे, सुतकागेन डोर दास्क नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे, चुन्होदड़ो सिंधु नदी के किनारे, मांडा चिनाब नदी के किनारे, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे। एक दो बार पढ़ लेना, इनको नोट कर लेना, सब याद हो जाएंगे। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, ठीक है। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, तांबा खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ, लाजवर्द बदख्शा अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ, फिरोजा और टिन ईरान से प्राप्त हुआ, चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान, सीसा अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ, शिलाजीत हिमालय से प्राप्त हुआ, गोमेद गुजरात से प्राप्त हुआ। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखते हुए हम प्रवेश लेते हैं वैदिक संस्कृति की ओर। कहाँ प्रवेश लेते हैं? वैदिक संस्कृति। सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जाता है। एक ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृति को मानने वालों को आर्य कहा जाता है। वैदिक संस्कृति को मानने वालों को क्या कहते हैं? आर्य कहा जाता है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। ठीक है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। कैसी थी? वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृति थी। संस्कृत थी क्योंकि संस्कृत को देववाणी बोला गया। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। ये बात ध्यान रखना। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। अगर कह दिया जाए वेदत्रयी किसको कहते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। क्या? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ये बात भी ध्यान रखना है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई। ऋग्वेद में ईश्वर, महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। यह भी बात ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिलता है। हमारे ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं हैं। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। ऋग्वेद में 1028 सूक्त, 10,552 ऋचाएं, पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। अगर पॉइंट वार ध्यान रखेंगे, बिल्कुल पॉइंट वार चीजें दी गई हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। कौन है? विश्वामित्र। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचनाकार विश्वामित्र हैं।
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता पारसी धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। अवेस्ता क्या है? पारसी धर्म का प्राचीन ग्रंथ है और ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। ऋग्वेद के सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को तथा 200 सूक्त अग्नि को समर्पित हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को तथा 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ठीक है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में प्राप्त होता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है तथा कृष्ण यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल 1875 छंद है। भैया बहुत प्यारे प्यारे पॉइंट है। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में घुमाता है। किसी भी आप बड़े एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट इसमें दिए गए। सामवेद में कुल 1875 छंद, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। ठीक है। अब सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, कौमुदी, राणायनीय तथा जैमिनीय। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं कौमुदी, राणायनीय तथा जैमिनीय। अथर्ववेद में कुल 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। इसमें तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्त थी। ये थी कुल या ग्रह, ग्राम, विष तथा जन। ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन का शासक राजन कहलाता था। क्या क्या? ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन का शासक राजन कहलाता था। ठीक। फिर आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्य अधिकारी थे। रत्नियों की संख्या 12 थी। सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामीणी, छत्री, संग्रहिता, भागदुधु, अच्छौवाप, पालागल और गोविकर्ता। ठीक है। ये भैया 12 थी रत्नियों की संख्या। व्राजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। सभा वृद्ध, श्रेष्ठ एवं अभिजात संभ्रांत लोगों की संस्था थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था, सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। क्या कहते थे? समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थीं। दास राज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में। यह युद्ध पुरुषुणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। उपनिषदों में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन, जाबाली, कैकेयी के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु का उल्लेख प्राप्त है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया। आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ।
छंदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण को ऋतस्यगोपा भी कहा जाता है। ऋतस्यगोपा भी कहा जाता है। नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण को ऋतस्यगोपा भी कहा जाता है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। वो कैसी हैं? ये अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपमुद्रा आदि ये है। ठीक है, और आगे आते हैं। वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियां एवं अर्थ। आगे चलते हैं। शब्द एवं अर्थ। वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियां एवं अर्थ चल रहा है। जैसे अघन्या शब्द है, अघन्या यानी इसका अर्थ है वध न करने योग्य अर्थात गाय। अघन्या जो है इसका मतलब है वध न करने योग्य अर्थात गाय। उर्वरा जुते हुए खेत, लांगल हल, वृक बैल, यौ जौ, गोधूम गेहूं, हिरण या सुवर्ण सोना, करीस गोबर की खाद, बेकनाट ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग। ठीक है, तंदुल धान, व्रीहि चावल, ये भैया ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। जो लोप मुद्रा थी वो ऋषि अगस्त की पत्नी थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। बाल विवाह में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर के साथ विवाह कर सकती थी। इसे नियोग प्रथा कहा जाता था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। पशुपालन अमाजू कहा जाता था, जैसे ये मायावती हो गई। ठीक है, ये आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? अमाजू कहा जाता था, पहले कहा जाता था। ठीक है, पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। और आगे बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस की चर्चा मिलती है। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी कि भैया तुम हमें धान दे जाओ तो हम तुम्हें गेहूं दे देंगे, इस टाइप से। व्यापार वाणिज्य का कार्य पणि वर्ग के लोग करते थे। यह विनिमय प्रणाली आज भी गांवों में देखने को मिलती है कि भैया हमारे घर में दाल है, तुम्हारे घर में चावल है, तो तुम हमसे दाल ले लो, हमें तुम चावल दे दो। तो ये विनिमय प्रणाली, लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली अब भी गांव देहातों में देखने को मिलती है। व्यापार वाणिज्य का कार्य पणि वर्ग के लोग करते थे। अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को निष्क कहा जाता था। क्या कहते थे? निष्क कहा जाता था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आते हैं। वैदिक कालीन संहिता, वेद, ब्राह्मण, आर्याणक उपनिषद। वेद ऋग्वेद, ब्राह्मण ऐतरेय कौशितकी, आर्याणक ऐतरेय कौशितकी, उपनिषद ऐतरेय कौशितकी। सामवेद जो है इसमें ब्राह्मण तांडय जैमिनी, ठीक है, और इसमें आर्याणक जैमिनी छंदोग्य रणक। ठीक है, ये कोई इतना उपयोगी नहीं है, ये आपको बस केवल देख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, और बात बता देते हैं। पुरुष मेद यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। कहाँ है? शतपथ ब्राह्मण में है। और गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था कि तुम्हारा गोत्र क्या है, हमारा गोत्र क्या है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। जंगल की देवी को आर्याणी कहा जाता था।
ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना।